हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 6 एम्पलीफायर्स के वो सारे के सारे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और यूनिट 6 फिनिश। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओके सर, ओके। अच्छा, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है। यूनिट कौन सी है हमारी? डाल लो यूनिट सेकंड, यूनिट 6 डालो। ठीक है सर, यूनिट 6 है हमारी। क्वेश्चन फर्स्ट है, निर्बल सिग्नल को प्रबल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। निर्बल सिग्नल को, निर्बल मतलब दुर्बल, दुर्बल सिग्नल को प्रबल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धन। ठीक है, मैं तेरा एम्पलीफायर, बस वही वाला। एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में अगर चेंज करना है तो आपको एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा। एम्पलीफायर देखा है किसी ने? अरे आप हर जगह देखते हो, जैसे कोई नेता लोग भाषण देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्टेज पे अगर वो बिना माइक के चिल्लाएंगे तो क्या होगा? उनकी आवाज़ थोड़ी दूर तक पहुंचेगी, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जनता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो माइक में बोलते हैं तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती है। वो सारा काम कौन करता है? वो सारा काम कौन करता है? एम्पलीफायर करता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करना क्या कहलाता है? हमारा एम्पलीफिकेशन कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? प्रवर्धन है। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट, निर्बल सिग्नल को प्रबल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन है मेरे पास। एक एम्पलीफायर का लाभ होता है, एक एम्पलीफायर का लाभ होता है। किसी भी एम्पलीफायर से अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो किस साइड में जाना पड़ेगा आपको? निर्गत गुणा निवेशी कभी नहीं हो सकता। देखो, चाहे वो करंट गेन हो, पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा रेशियो होता है, कभी भी गुणा में नहीं आता, प्लस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता, हमेशा रेशियो में आता है। ठीक है, वो भी आउटपुट अपॉन इनपुट। चेक कर लेते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। ध्यान देना, कोई भी रेशियो हो, चाहे वोल्टेज रेशियो हो, पावर रेशियो हो, करंट रेशियो हो, कैसा भी गेन हो, ये लाइन पे ध्यान देना है हमेशा। मेरी बात को समझना, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। किसी प्रवर्धक का लाभ होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। दिमाग में फंस गया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन धारा लाभ का या वोल्टेज लाभ का या शक्ति लाभ का आए तो ध्यान देना आउटपुट अपॉन इनपुट हमेशा होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी नंबर है। समझ गए चीज को? ओके। अच्छा, एक एम्पलीफायर में करंट गेन 20 है तथा पावर गेन जो है वो 2000 है, तो करंट गेन कितना होगा? तो मैंने बता दिया, हमेशा एक एम्पलीफायर में धारा लाभ 20 है और शक्ति लाभ कितना है इसका? 2000 है, तो धारा लाभ कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा, धारा लाभ कितना होगा? अरे धारा लाभ 20 है, शक्ति लाभ 2000 है, तो धारा लाभ कितना होगा? 2000 अपॉन 20। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 100। ठीक है, 2000 अपॉन 20, तो 20 से 20 कटेगा, एक बार 100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? ये वाला 100 है। ठीक है, लगाओ टिक। अच्छा, एक कॉमन एमीटर, फुल फॉर्म क्या है इसकी? कॉमन एमीटर। देखो, कॉमन एमीटर एक ऐसा है, कॉमन एमीटर, ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वाइस होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर। वैसे तो 3 होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉमन एमीटर होता है, क्योंकि उसका पावर गेन बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सी एम्पलीफायर में निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच कलांतर होता है। यानी कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, ठीक है, निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच कलांतर होता है। एम्पलीफायर ऐसे कहते हैं, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला उपकरण एम्पलीफायर कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं, यानी कि प्रवर्धन कहते हैं। तो सीई एम्पलीफायर में निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच कलांतर होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इनमें से कोई नहीं यार, मेरे ख्याल से तो 180 डिग्री होना चाहिए, पर इसमें ना 0 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे कितना होता है? फेस डिफरेंस जो होता है ना, फेस डिफरेंस वो 0 डिग्री आता है। यहाँ पे ध्यान देना, फोकस करना है ठीक से। चलिए आगे देखते हैं। कला व्युत्क्रमण संभव है, कला व्युत्क्रमण संभव है, यानी कि फेस इन्वर्सन संभव है, पॉसिबल फेस इन्वर्सन। किस में संभव है? कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में, या कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर दोनों में। तो अधिकांश बच्चे
अधिकांश बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, पक्का 100% श्योर है। आप लोग भी ऑप्शन नंबर डी चुनोगे। अच्छा बताओ चुनोगे या नहीं चुनोगे? पर होता नहीं है, और होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे, मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होता है ना वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? बी नंबर है। कला व्युत्क्रमण संभव है किसमें? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कला व्युत्क्रमण संभव होता है। बेटा ये चीज़ को समझो, बिना समझे कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान देना, ठीक है? ओके सर, ओके। अच्छा ठीक है सर, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 सर कौन सा है? यार क्वेश्चन नंबर 6 आता है ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विन्यास है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आई है, इसका आंसर आप खुद बताओ, इसका आंसर आप खुद बताओ कि ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक यूज होने वाला कौन सा क्या है विन्यास है? कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला विन्यास है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राहक, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने बता दिया आपको कुछ समय पहले वीडियो में, दोबारा देखो से करके मैंने एक पॉइंट बताया था कि सबसे ट्रांजिस्टर में या एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वाइजिंग है यानी कि विन्यास है वो कौन सा होता है? कॉमन एमीटर होता है। कॉमन एमीटर कहाँ है? ये वाला उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है? ये लाइन पे ध्यान देना। अच्छा एएफ एम्पलीफायर होता है, एएफ एम्पलीफायर होता है। एएफ की फुल फॉर्म याद करना ठीक से, होती है ऑडियो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बड़ा ऐप बनाओ क्योंकि ऐप बड़ा बनता है यहाँ पर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये होती है बेटा ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये लाइन पे ध्यान देना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक, हिंदी में कहते हैं इसको श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक, ठीक है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है समस्वरित प्रवर्धक, असमस्वरित प्रवर्धक, उपयुक्त ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बेटा राइट आंसर कौन सा है? ये जो एएफ होता है ना, एएफ एम्पलीफायर, वो हमेशा क्या होता है? असमस्वरित प्रवर्धक होता है, असमस्वरित प्रवर्धक होता है, यानी कि असमस्वरित एम्पलीफायर होता है। एम राइट? ये ध्यान देना। तो एएफ की पहले फुल फॉर्म याद करो। क्या फुल फॉर्म है? क्या फुल फॉर्म है? आर्टिफिशियल नहीं, अधिकांश बच्चों के माइंड में आता है आर्टिफिशियल एम्पलीफायर है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। एएफ की फुल फॉर्म ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है? लाइन पे ध्यान देना। चलिए ठीक आगे देखते हैं। अच्छा समस्वरित एम्पलीफायर है बेटा, ये बता दो जरा, समस्वरित एम्पलीफायर है, फास्टली दिमाग लगाओ कि समस्वरित एम्पलीफायर कौन सा होगा। भाई मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट है, आपको सब पता होगा यार, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा ना तो अब पढ़ो फिर ढंग से। चलिए देखते हैं। समस्वरित एम्पलीफायर है, वीडियो एम्पलीफायर है, श्रव्य एम्पलीफायर है, इनमें से कोई नहीं, या रेडियो एम्पलीफायर है? इसका राइट ऑप्शन है रेडियो एम्पलीफायर। तो रेडियो एम्पलीफायर जो होता है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं, एक वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं, धारा एम्पलीफायर होते हैं, पावर एम्पलीफायर होते हैं, यानी कि शक्ति एम्पलीफायर होते हैं। इन सब का अलग अलग यूज़ होता है। वैसे कार्यविधि, इनकी मैकेनिज्म, इनकी रचना लगभग समान होती है, चाहे वो करंट एम्पलीफायर हो, चाहे वो वोल्टेज एम्पलीफायर हो, चाहे वो पावर एम्पलीफायर हो, इन सब में लगभग समानता होती है। वट इनकी जो इनका काम करना यानी कि उपयोग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि देखो मैंने जो वोल्टेज एम्पलीफायर लिया है तो वो हमेशा लघु सिग्नल प्रवर्धक, दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हमेशा लघु सिग्नल एम्पलीफायर का काम करता है। यानी कि लघु का मतलब ये कि कम दूरी पर अगर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो आप वोल्टेज एम्पलीफायर पर जा सकते हो। अगर आपको अधिक दूरी पर सिग्नल ट्रांसफर करना है यानी कि ट्रांसमिट करना है तो आप पावर एम्पलीफायर पर जा सकते हो। तभी तो उसको बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिग्नल को अधिक दूरी पर ट्रांसफर करता है। समझ गए? तो ऐसे एम्पलीफायर हमारे पावर एम्पलीफायर कहलाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा। फिलहाल तो यह है कि वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं, लघु सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, दीर्घ सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये वोल्टेज एम्पलीफायर हमेशा क्या होते हैं? लघु सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। अभी 10वां क्वेश्चन इसका आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10वां और देख लेते हैं। देखो शक्ति प्रवर्धक है, तो मैंने बता दिया आपको कि भाई पावर एम्पलीफायर क्या होता है, जो दीर्घ सिग्नल एम्पलीफिकेशन के काम में आता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप राइट ऑप्शन लिखो बिना सोचे समझे, दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक। इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया? अरे आ गया तो ठीक है, चलो दीर्घ सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा आप आगे देखते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायरों में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा ये बताओ
जितने भी आप वोल्टेज एम्पलीफायर लेते हो उन वोल्टेज एम्पलीफायरों में आप क्या प्रयुक्त करते हो? बेटा दिमाग लगाओ सही करके ये चीज़ का। आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज एम्पलीफायरों में आप कौन सी कपलिंग यूज़ करते हो? जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ, खुद इंटेलिजेंट हो यार, आपके जैसा कोई नहीं, अब भारत के आप महान बच्चे हो भाई। तो वोल्टेज एम्पलीफायरों में प्रयुक्त किया जाता है आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आरसी युग्मन का मतलब समझते हो, R4 होता है प्रतिरोध और C4 हो गई हमारे पास धारिता, यानी कि रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आप ऐसे बोल सकते हो या कैपेसिटी बोल सकते हो, ठीक है, कैपेसिटी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटी युग्मन या फिर ट्रांसफॉर्मर युग्मन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट ऑप्शन है? ए नंबर। भैया ए पे टिक लगाओ। तो वोल्टेज एम्पलीफायरों में प्रयुक्त किया जाता है आरसी युग्मन यूज होता है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। शक्ति एम्पलीफायरों में यूज किया जाता है, भाई शक्ति एम्पलीफायरों में आप किस चीज़ का यूज करोगे? आरसी युग्मन का, ट्रांसफॉर्मर युग्मन का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पावर एम्पलीफायर में जो यूज होता है ना वो ये होता है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर युग्मन। लाइन पे ध्यान देना, जितने भी पावर एम्पलीफायर्स आएंगे उन सब में ट्रांसफॉर्मर युग्मन क्या होगा? यूज होता है। तो भैया ट्रांसफॉर्मर युग्मन पर क्या करोगे आप? टिक लगा दो, यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम? भैया इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बेहतर होता है। पता है क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में केवल एक एम्पलीफायर यानी कि एक ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एक से अधिक ट्रांजिस्टर का यूज़ करके आप सिग्नल को जितना चाहो इतना बढ़ा सकते हो। अगर सिग्नल इतना बड़ा है उसको आप इतना बड़ा करना चाहो तो वो हो जाएगा, और अगर इतना बड़ा करना चाहो तो भी हो जाएगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रांजिस्टर लगाते रहो और सिग्नल क्या होगा? आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें एम्पलीफिकेशन की प्रत्येक स्टेज एंड स्टेजों के बीच युग्मन दोनों समान होते हैं, क्या कहलाता है हमारा? कैस्केड एम्पलीफायर, कैस्कोड एम्पलीफायर, या अमिश्रित एम्पलीफायर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ फास्टली। तो कैस्केड एम्पलीफायर, कैस्कोड प्रवर्धक बोलते हैं हिंदी में एम्पलीफायर को, अमिश्रित एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन लग रहा है आपको? तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें यानी कि प्रवर्धन की प्रत्येक स्टेज तथा स्टेजों के बीच युग्मन दोनों समान होते हैं, वो कहलाता है हमारा कैस्केड एम्पलीफायर। और ये कैस्केड एम्पलीफायर जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना भाई वो पढ़ लेना, क्योंकि ये कैस्केड एम्पलीफायर जिन बच्चों के थ्योरी वाइज एग्जाम है उसमें पेपर में आता है। ये कैस्केड एम्पलीफायर बहुत ज़बरदस्त है, आपसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये इतना डेंजर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। अच्छा आरएफ एम्पलीफायर्स, जल्दी बताओ आरएफ की फुल फॉर्म। आरएफ की फुल फॉर्म बताओ जल्दी। आरएफ, आर फॉर रेडियो, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान देना, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स में कैस्केड, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह अधिक वोल्टेज लाभ होता है, क्योंकि यह निम्न निर्गत प्रतिबाधा होती है। चलिए मैं ऐसे देता हूँ, निम्न निर्गत प्रतिबाधा होती है। सी नंबर है निवेशी तथा निर्गत के बीच अधिक अभिगमन देता है। भैया इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से इनमें से कोई नहीं वाला तो कैंसिल कर दो, तीनों में से एक कौन सा चुनो, यानी कि तीनों में से एक ऑप्शन चुनो। कौन सा चुनते हो वो अब आप देखो, क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जल्दी बताओ। तो जो सबसे बड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है वही क्या है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ये वाला, ये हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ सर ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, इस पर टिक लगा दो, कर दो लोग इसको, ठीक है। ओके सर कर दिया। तो निवेशी तथा निर्गत के बीच अधिक अभिगमन देता है, ठीक है, कौन? आरएफ एम्पलीफायर। अच्छा सोपानीकरण में सामान्यता प्रयुक्त किया जाता है। ये कोई हमारे पास सोपानीकरण है, उस सोपानीकरण में सामान्यता प्रयुक्त किया जाता है सीबी एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर, या सीसी एम्पलीफायर। जल्दी बताओ, इनमें से एक राइट ऑप्शन है सीबी एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर, या सीसी एम्पलीफायर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला विन्यास है वो एक ही है, और वो है कॉमन एमीटर। कहाँ जाएगा बचकर?
फिर वापस आएगा। वही है कॉमन एमिटर वाला हिसाब, कोई चीज़ कहीं नहीं जाने वाली है, ध्यान देना, ये कॉमन एमिटर के साथ में रहने वाली है भैया, यही आंधी तूफान मचाएगा और इससे 2 या 3 क्वेश्चन पक्का पेपर में बनने वाले हैं। इसलिए कॉमन एमिटर का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे आप किसी भी मॉडल पेपर से पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। आवर्ती एवं वोल्टेज लाभ के बीच ग्राफ को कहते हैं, बहुत बढ़िया, आवर्ती एवं वोल्टेज लाभ के बीच ग्राफ को कहते हैं। भाई क्वेश्चन तो दमदार है यार, क्वेश्चन में पावर है और ये पावर जो है ना वो पावर एम्पलीफायर से भी ज़्यादा है, ठीक है। बताओ जरा, आवर्ती एवं वोल्टेज लाभ के बीच ग्राफ को कहते हैं उर्मी का गुणांक, बैंड चौड़ाई, वक्र और आवर्ती अनुक्रिया। देखो अधिकांश बच्चों का दिमाग में एक ऑप्शन आया होगा और वो आया होगा उर्मी का गुणांक, यही आया ना, आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि सर ये उर्मी का गुणांक राइट ऑप्शन है, इसी को लॉक कर दो, पर राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन कौन सा है? आवर्ती अनुक्रिया, ठीक है, इस पर टिक लगाओ आप, आवर्ती अनुक्रिया। क्वेश्चन तो पढ़ो ठीक के साथ में, आवर्ती एवं वोल्टेज लाभ के बीच ग्राफ को कहते हैं आवर्ती अनुक्रिया ग्राफ कहते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारा, मध्य आवर्ती परास में, ध्यान देना बेटे, मध्य आवर्ती परास है यानी कि आपका पावर गेन की तुलना में निरंतर तथा उच्चतर स्तंभ आवर्तियों पर शक्ति लाभ होता है। क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में फंस जाएं तो इसका ऑप्शन अगर तुम्हें याद होगा तभी आप टिक करके आओगे, अगर याद नहीं है तो किसी कीमत पे भी टिक नहीं करके आओगे। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चनों को तो तुम देख लो कि भाई इसका इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर यह है, तभी फायदा है, ठीक है। ओके सर, तो मध्य आवर्ती परास में शक्ति लाभ की तुलना में निरंतर एवं उच्चतर स्तंभ आवर्तियों पर शक्ति लाभ होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट है इसका, 70% 1/√2, 70% 1/√2। क्वेश्चन ठीक से देख लो और इसका ऑप्शन पे दिमाग में डाल लो कि 70% 1/√2 इसका राइट ऑप्शन है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन करवाने हैं, 8 क्वेश्चन बचे, इसके बाद करवाते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन 17 तो हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 18, शक्ति ट्रांजिस्टर का आकार बड़ा बनाया जाता है, यानी कि पावर ट्रांजिस्टर का आकार बड़ा बनाया जाता है। आकार जितना बड़ा होगा उसमें उष्मा को नष्ट करने के लिए, यानी कि उतनी कम उष्मा उसमें उत्पन्न होगी। जितना बड़ा आकार वाला ट्रांजिस्टर बनाया जाएगा उसमें उष्मा जो है उतनी कम उत्पन्न होगी, और उष्मा कम उत्पन्न होगी तो सिंपल सी बात है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर कैसा होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना का, यानी कि अच्छे से वर्क करेगा वो। तो सबसे पहला नंबर ए नंबर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांजिस्टर का आकार बड़ा बनाया जाता है क्योंकि उष्मा को हमें नष्ट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाउड स्पीकर को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है जो लाउड स्पीकर को चलाएगा? जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा एम्पलीफायर होता है जो लाउड स्पीकर को चलाने में यूज होता है? तो देखो, श्रव्य शक्ति एम्पलीफायर, श्रव्य वोल्टेज एम्पलीफायर एंड श्रव्य धारा परिवर्धक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, ये जो तुम देख रहे हो ना ऑडियो पावर एम्पलीफायर, श्रव्य शक्ति एम्पलीफायर, यही होता है जिसका यूज आप कहाँ करते हो? लाउड स्पीकर को चलाने में किया जाता है। लाउड स्पीकर आप सबने देखा होगा, सुराही के रूप में जाना जाता है। ये होती है सुराही, एक इतना बड़ा पीछे घेरा लगा हुआ होता है और इस तरह से उसको आकार दिया जाता है ना। जब व्यक्ति कोई हल्के से बोलता है तो उसमें से बड़ी तेज आवाज़ निकलती है, बस वही तो होता है आपका, उसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। कौन सा वाला? ये वाला, ये श्रव्य शक्ति एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारा। ट्रांसफॉर्मर युग्मित वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप एम्पलीफायर को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी में डिवाइड कर सकते, और उसमें से क्लास ए का जो एम्पलीफायर है, ट्रांसफॉर्मर युग्मित वर्ग ए शक्ति एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होती है। यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा। ट्रांसफॉर्मर युग्मित वर्ग ए शक्ति एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होती है। ट्रांसफॉर्मर युग्मित वर्ग ए शक्ति एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होती है, कितने परसेंट होगी भाई? ये वाली है, सी नंबर, 50% होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होता है, ठीक है, 50% होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर युग्मित वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता होती है 50%, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अधिकतम संग्राही कार्य दक्षता वाला शक्ति एम्पलीफायर है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपका? वर्ग सी, वर्ग बी, वर्ग ए एंड ए बी। तो वर्ग सी, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है वर्ग सी। तो वर्ग सी जो होता है उसकी दक्षता कैसी होती है? अधिकतम होती है। अच्छा, वर्ग सी एम्पलीफायरों को उपयोग में लाया जाता है
किस लिए उपयोग में लाया जाता? जितने भी वर्ग सी एम्पलीफायर होते हैं उनका यूज़ आप करते हो तो किस उपयोग में उनका यूज़ करते हो? वर्ग सी एम्पलीफायर्स का, यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में, या फिर डिटेक्टर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। किस में करते हो आप? सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हो बेटा? वो आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में। रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम किसका? इस वर्ग सी एम्पलीफायर्स का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया हमारा। 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर प्रवर्तक का वर्ग होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये जो दक्षता होती है ना हमारी 85% बहुत हाईएस्ट होती है ये। और मैंने बता दिया कि हाईएस्ट दक्षता वाला जो एम्पलीफायर होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं? वर्ग सी के होते हैं। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर होगा। तो 85% दक्षता वाले ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वर्ग होना चाहिए कौन सा नंबर? सी नंबर। ठीक है, यानी कि यही हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा बड़ा है कि आरसी युग्मित एम्पलीफायर में मध्य आवर्ती परिसर में आवर्ती के साथ वोल्टेज गेन जो होता है वो बेटे बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या घट बढ़ दोनों हो सकते हैं। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर थ्योरी वाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एग्जाम है थ्योरी वाइज, वही वो थ्योरी वाइज पढ़ लेना। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को लास्ट प्रीवियस पेपर में कई बार ये पूछा गया है और पूछा जाता है हर साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ध्यान देना, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में मध्य आवर्ती परिसर में आवर्ती के साथ वोल्टेज गेन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, एंड घट बढ़ दोनों सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा नियत रहता। ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में मध्य आवर्ती परिसर में आवर्ती के साथ जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज लाभ होता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है, कैसा रहता है बेटा? नियत रहता है हमेशा। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके सर। अच्छा, ये बताओ, एक वर्ग भी पुश पुल एम्पलीफायर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी वाइज में। पुश पुल एम्पलीफायर जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरी वाइज में। तो एक वर्ग भी पुश पुल एम्पलीफायर निम्न में से किसमें मुक्त होता है? परिपथ असंतुलन से, या फिर प्रत्याशित सिग्नल से, या फिर समकोटि के आवर्ती विरूपण से। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक वर्ग भी पुश पुल एम्पलीफायर निम्न में से किसमें मुक्त होता है? परिपथ असंतुलन से, प्रत्याशित सिग्नल से, समकोटि की आवर्ती विरूपण से, या डीसी संतृप्त चुंबकीय प्रभाव से। ये होता है समकोटि के आवर्ती विरूपण से। ध्यान देना, समकोटि के आवर्ती विरूपण से जो होता है ना, वो ये वर्ग भी पुश पुल एम्पलीफायर निम्न में से किससे मुक्त होता है? तो हमेशा समकोटि के आवर्ती विरूपण से। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए यूनिट 6 के, और इसी यूनिट के ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।